जय हिंद। चलिए आज आप लोगों को इकोनॉमी में आप लोग राष्ट्रीय आय के बारे में बताते हैं, एकदम आसान भाषा में। आप देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपकी क्लास में बैठे बैठे आपको याद हो जाएगा। इसको जितना हम लोग टेढ़ा बना दिए बना हुआ है बुक में, तो उतना कुछ नहीं है। आप आसान भाषा में आपको समझाएंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। और क्लास में बैठे बैठे अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय आप लोग देख रहे हैं टॉपिक हम लोग का है, तो राष्ट्रीय है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले हम लोग इसके इतिहास में जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था, क्यों किया गया, किनके द्वारा किया गया, स्वतंत्र भारत के बाद क्या हुआ और आज अभी क्या हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हम लोग काम करते हैं। चलिए आइए पहले हम लोग हमको तो टॉपिक वाइज लिख के साथ में लिख के पढ़ने बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या है वीडियो बनाने में टाइमिंग का बहुत कंजम्पशन हो जाता है, जिसके चलते हमको पहले लिखना पड़ा। इसमें थोड़ा बहुत मेरा दिक्कत भी होता है और मेरा सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब हम लिखते हैं, क्लास देने के साथ लिखते हैं, समझाते हैं, वही बेटर रहता है। चलो टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं, हम पहले थोड़ा लिख दिए हैं। आइए इसको कर लेते हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, इतना सारा नहीं पढ़ना है। आपको सर्वप्रथम ये जानना है कि क्या पढ़ना है और क्या छाटना है। आपको ये चीज़ हम सभी क्लास में हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। अभी आपको एक सिलेक्शन लेना है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बैंक बीपीएससी हो, सभी एग्जाम में ये सारा चीज आपका काम आएगा। ये जो अभी हम बताएंगे ये आपका बेसिक नॉलेज को क्लियर करेगा ही, साथ ही साथ आगे अगर यानी कि रेलवे में छोड़ के आप अगर आईएएस का एग्जाम देना चाहेंगे तो ये बेसिक आपका काम आएगा ही। और यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी अगर कुछ देना चाहेंगे तो उस समय आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स बहुत अच्छा से दे देंगे। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय के बारे में। चलिए नंबर वन, भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था? 1869 1867 से 68 में। 1867-68 में किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, बहुत ही फेमस पर्सन थे, आप लोग जान रहे होंगे। अगर इतिहास पढ़े हैं, इतिहास में भी ये सब आपको बहुत अच्छा सब बताएंगे, इतिहास में तो आपको धूम मचा देंगे, क्योंकि इतिहास के इतने इजी ट्रिक्स हम बनाए हुए हैं। चलेंगे जब इतिहास का बताएंगे तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास मेरा आईएएस जब हम यूपीएससी दे रहे थे तब मेरा सब्जेक्ट भी इतिहास ही था, थोड़ा सा हम उसको भी लेके चल रहे हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें 340 करोड़ बताया गया था। यहाँ का राष्ट्रीय आय को 340 करोड़ बताया गया था। अंग्रेजों के द्वारा कुछ अलग ही दिखाया गया था, उसी को लेकर और ज्यादा तभी जाकर दादा भाई नौरोजी को निकाले, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया। अब स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसको हम लोग राष्ट्रीय आय की जो गणना करने की बात सोच रहे हैं, इसमें देखिए स्वतंत्रता के पश्चात 4 अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमीशन का गठन किया गया था। यानी किनके द्वारा किया गया? पीसी महालनोबिस के द्वारा का 1949, यानी देश आजाद होने के बाद। इसकी गणना यानी राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? अब जो है हम लोगों जो राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया जा रहा है? सीएसओ के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपसे वही क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आना है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे देखिए यहाँ आपका शॉर्ट फॉर्म पूछा सीएसओ क्या है, ठीक है। तो सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म में आपको पूछेगा, ठीक है। इसका मुख्यालय, इसका जब गठन हुआ तो मुख्यालय इसका कोलकाता था, बाद में ये मुंबई हो गया। आपका ये भी पूछ सकता है। अब देखिए ये द्वारा किया जाता है वर्तमान में, यानी कि अभी जो प्रेजेंट है बेस ईयर, यानी जिसको कहते हैं आधार वर्ष, ठीक है। आधार वर्ष जो है, आधार वर्ष के आधार पर हम लोग इस बेस ईयर का आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा इनकम क्या है अगले साल यानी पिछले साल क्या था, उसके आधार पर इस साल को हम देखेंगे तब माइनस प्लस में निकाल के हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो बेस ईयर क्या था? यानी आधार पर 2011-12, इसके पहले क्या था? 2004-5, इसको भी याद रखिएगा। बेस ईयर क्या था? सबसे पहले इसके पहले 2004-5,
अभी क्या है 2011-12, इसके आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जो भी पॉइंट बता रहे हैं आप लोग इग्नोर जाइएगा और समझ के काम कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए हम लोग को जो क्या क्या चाहिए जो हम लोग जानना होगा। तो राष्ट्रीय आय गणना के लिए 3 सेक्शन है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, यहाँ से आपको एक अलग से क्वेश्चन बनता है इकोनॉमी में। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, यानी कि एग्रीकल्चर से जो जुड़ा हुआ है उसको हम इंक्लूड करेंगे। नंबर 2 वनोत्पाद, तीसरा मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज जिसको मछली पालन कहते हैं। चौथा क्या है पशुपालन, यानी कि पशुपालन से जुड़ा हुआ एनिमल्स से। खनन एवं उत्खनन, देखिए खनन एवं उत्खनन यानी कि जो हम लोग खनिज पदार्थ सब जो निकाल रहे हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया प्राइमरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर में आप लोग देख रहे हैं क्या क्या है। आपका ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन या फिर खनन एवं उत्खनन किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा सेक्टर में आता है, तो किस सेक्टर में आता है, खनन एवं उत्खनन प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, अगर बताएंगे तो बाद में हम इसका ट्रिक्स भी दे देंगे याद करने का। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम समझ लें क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करना है राष्ट्रीय इनकम में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं ताकि आपको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे उसको भी समझने में दिक्कत होगा। दूसरा क्या है सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर द्वितीयक सेक्टर जिसको प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या कहते हैं इसको भी ध्यान से देख लीजिए। पहला क्या उद्योग, दूसरा घरेलू उद्योग, तीसरा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जलापूर्ति वाटर, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस एवं निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण हो रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी ये क्या जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब आइए थर्ड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या है, इस क्षेत्र में व्यापार यानी कि जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं। दूसरा क्या है होटल, परिवहन एवं संचार, ठीक है कम्युनिकेशन, परिवहन ट्रांसपोर्ट परिवहन एवं संचार। वित्तीय सेक्टर यानी कि बीमा, बीमा भी इसी में आ जाएगा। संपदा एवं व्यावसायिक क्षेत्र सेवाएं, सामुदायिक सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं, ये सारा सेक्टर इसमें आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। तो इसका भी हम बात अगर जो मांगेगा तो हम बात हम फिक्स दे देंगे याद कर रखने का, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि देखिए आपको कितने सेक्शन से वो क्वेश्चन बन रहा है इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी बन रहा है प्लस आपको पता भी चल रहा है कि क्या क्या होता है। ये बेसिक हम लोग को पहले बताता ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं इसमें फोकस करते हैं जिसके चलते हम लोग बहुत सा प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज आपको केमिस्ट्री हो जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है कि ताकि आपको और अच्छा वीडियो हम दे पाए। चलिए अब हम लोग फिर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग को इतिहास पता चल गया। पहला जो पुस्तक क्या है दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसका पुस्तक है, ये आपका किसका हो गया दादाभाई नौरोजी का। तो कहीं से भी आपका जीके का क्वेश्चन है यानी कि हिस्ट्री का भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा क्या हुआ किनके द्वारा, किसी मानव के द्वारा, किनके द्वारा गणना हो रहा है सीएसओ के द्वारा। ठीक है, वैसे क्या है 2011-12 पहले क्या था 4-5, इसके पहले भी बहुत कुछ था। ठीक है, चेंज करते रहता है। चलिए तो आपको उतना नहीं याद रखना है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या राष्ट्रीय गणना के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि के लिए क्या क्या चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एक क्वार्टरली सेक्टर भी जुड़ गया है तो आपको बाद में बताएंगे, इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग अच्छा समझते हैं कि राष्ट्रीय आय को बहुत ही आसान भाषा में अब देखिए मैप के साथ आपको बता देंगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आते हैं। अब आपको आसान भाषा में हम समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय को हम लोग कैसे क्या निकालेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम लिख ही दिए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और कैसे इसको निकाल रहे हैं, तो पहले आपको बताया क्या क्या सेक्टर चाहिए। इसके लिए एक आसान भाषा में समझिए। देखिए ये आप मान लीजिए कोई भी राष्ट्र, यानी कि चलिए मान लीजिए इंडिया मानते हैं, किसी भी राष्ट्र
यानी कि इंडिया हो गया। किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के मूल्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं, नंबर 1, किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मूल्य प्लस नंबर 2 सेवाएं। आप लोग देखे होंगे सेकंड प्रश्न में जो सेवाएं थे, सेवाएं यानी कि सर्विस सेक्टर, ये आ जाएगा। नंबर 3 एक्जिम। ये एक्जिम जो हम लिखे हैं, ये मेरा फॉर्मूला है, यहाँ एक्जिम आपको लिखा होने रहेगा। इस एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब आप आसान भाषा में समझिए। एक्जिम मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारा भारतीय यानी कि इंडियन ये जाके फॉरेन में अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 50,000 भारतीय विदेश में जाके 50,000 अर्न कर रहे हैं, तो कुछ फॉरेनर भी कुछ आके इंडिया में कमाएगा ना। मान लीजिए वो लोग 10,000 कमा रहा है, ठीक है, रेस्ट कितना बच रहा है, 40,000, 40 का जो भी है, ठीक है। इसको हम लोग एक समझाने का आपको बता रहे हैं, यानी कि एक्जिम का मतलब बहुत सारा भारतीय जो विदेश में कमा रहा है, अब बहुत सारा फॉरेनर जो हम लोग इंडिया में कमा रहा है, उसको माइनस करके आपका जो बच रहा है, इसको हम लोग राष्ट्रीय में शामिल करेंगे। यानी कि फॉर्मूला नंबर 1, उत्पादन का मूल्य या प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है भारतीय पूरा क्षेत्र में हम लोग, ठीक है, यानी भारत राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लोग अपना देश में। दूसरा सेवाएं सर्विस सेक्टर, तीसरा एक्जिम, ये तीनों को मिला के हम लोग राष्ट्रीय आय करते हैं, यानी कि इंडिया में जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब इसी के थ्रू देखिए आपको आसान भाषा में, कोई जरूरत नहीं ज्यादा आपको घाटने का पढ़ने का, आप बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर 2 जीएनपी, नंबर 3 जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नंबर 4 एनडीपी। साथ में आप एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा अलग है, पीसीआर। आसान भाषा में देखिए आपको समझ आ जाएगा। इतना जो आप मेहनत किया आप देखिए, इसी से अगर आप पहले वो सब देखे हैं, समझे हैं, तो अब आपको समझ में आएगा। आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो और एक आपको आसान भाषा समझा रहे हैं, यानी कि जो हम लोग पूरा राष्ट्र की बात किए हैं, इसको ऐसा समझिए, इसको आप अपना घर को ही शामिल कर लीजिए। देखिए कभी भी कोई चीज याद कीजिएगा, आपका घर से वो शुरू हो रहा है, वो क्या हो रहा है आगे जाके इंडिया लेवल में, अपना देश के लेवल में या विश्व लेवल में बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप कहीं कुछ समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप इसी को अपना घर के साथ उसको इंक्लूड कर दीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, अभी देखिए आपको क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये आपका जो आपका घर है, जो आपका जमीन जायदाद जो भी है, यानी कि वहां से, यानी आपका जो एरिया है, यानी कि वहां से जैसे गांव से जो आपका फसल उत्पादन हो रहा है, यानी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बेच बाच के जो आपको पैसा आ रहा है वो हो गया। दूसरा क्या है, सेवाएं, यानी सर्विस सेक्टर में, यानी मान लीजिए मम्मी पापा जो भी भैया जो भी सर्विस कर रहे हैं उसका पैसा अकाउंट को इंक्लूड कर लिए, ठीक है। प्लस एक्जिम, यानी कि मान लीजिए कहीं बाहर से कोई पैसा दे दिया मामा या फिर कोई भी, अभी शादी किया तो दहेज ले लिए, तो दहेज में मत लीजिएगा, तो उसको खर्च करके जो आपको बच रहा है वो, ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी क्या आपको तीनों को मिलाकर आपका घर का जो भी इनकम हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो तीनों मिलाकर हम लोग जो उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय। क्योंकि देखिए ब्रॉड इसका समझने के टाइम हम लोग पास दिक्कत होता है, लेकिन अब आप घर के साथ जोड़ी दीजिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। क्या बोले, जब खेती बाड़ी से उत्पादन हो रहा है उसका भी लोग, दूसरा सर्विस सेक्टर, तीसरा जो बाहरी क्षेत्रों से आपको कहीं से भी पैसा जा रहा है, तीनों में हम लोग राष्ट्रीय कर रहे हैं। अब इसी फार्मूला में आप देखिए, अब आपको सब ये सब क्लियर हो जाएगा।
देखिए कैसे होगा, पहले क्या बताया आपको, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। बात से आपको पता चल रहा है कि घर में जो आपका आय जो होगा उसके बाद में बता घरेलू, घर के लिए, यानी कि इसमें क्या कहा जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1 +2 उत्पादन का मूल्य दूसरी सेवाएं सर्विस सेक्टर, ये एक्टिव वाला इसमें नहीं आएगा। यानी देख रहे फॉर्मूला से आपको समझ में आ जा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो जीडीपी हम लोग क्या रखे 1 + 2। अब आइए समझ में आ गया, जीएनपी जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये देखिए नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में फॉर्मूला नंबर 1 +2 +3 शामिल हो जाएगा। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जब बात कर रहे हैं तो वहां नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 शामिल कर दिए, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है, वही आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। नंबर 3 एनएनपी नेट, यहाँ का नेट का बात किया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का बात किया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एनएनपी में आपका जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि इसको कहते हैं मूल्यह्रास। तो आसान भाषा में समझिए, जीएनपी का जो फॉर्मूला अप्लाई किए 1 2 3, अब उसके साथ क्या हो रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए आप 500 बोरा हम गेहूं स्टॉक रखें, मान लीजिए 500 बोरा गेहूं स्टॉक रखें, तो क्या अब अगले साल आपको 500 बोरा मिलेगा, उसमें 100 बोरा का माइनस हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो सकता है, चूहा खा गया, कीड़ा खा गया, घुन लग गया, ठीक है। तो आपको कितना बच रहा है 400 बोरा, ठीक। तो यानी कि क्या हो रहा है, जीएनपी में ये जो आपका रेस्ट जो बच गया, अब इसको शामिल कीजिए, तब आपका वो आपका एनएनपी निकलेगा, ठीक है। अब आइए एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको भी आसान भाषा में समझिए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इसमें जीडीपी का फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस मूल्यह्रास, इसमें डिप्रिसिएशन आ जाएगा, मूल्यह्रास जिसको कहते हैं। यानी कि इसको ऐसा समझिए, यानी कि जो भी घरेलू उत्पादन हम लोग का हो रहा है, मान लीजिए हम लोग फर्नीचर बनाए या फिर कांच का कोई सामान बनाया, जैसे कांच का कोई सामान बनाया, उसमें मेरा 10 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन वो लाने ले जाने में रखने में क्या हुआ, टूट गया, कुछ सामान टूट गया, यानी कि टूट के 2 रुपये उसमें माइनस कर दिए, रेस्ट आपका कितना बच रहा, 8 रुपया। तो ये इसको आप शामिल कीजिए, यानी जो भी घरेलू सामान बना रहे हैं उसको हम लोग शामिल कर देंगे, ठीक है। यानी जीडीपी माइनस इसमें भी डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास हो करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो जरूर आपको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जाके आपको सारा वीडियो इससे भी आसान भाषा में मिलेगा। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। जीडीपी में क्या किए, फॉर्मूला नंबर 1 हम 2 को शामिल किए। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या किए, 1 2 3 तीनों, यानी कि राष्ट्रीय आय को हम लोग जीएनपी कहते हैं, इस तरह से सोचिए। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या किए, जीएनपी, यानी कि जीएनपी का जो फॉर्मूला ये तीनों में क्या किए, मूल्यह्रास को हम लोग घटा दिए, ठीक है। अब आइए 4 नंबर एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या हो रहा है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब लोग आते हैं पीसीआई। पीसीआई को क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाइए, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। आपका यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी पूछ देता है कि पीसीआई का फॉर्मूला क्या है,
आपको 3-4 और फॉर्मूला इसी को घुमा देगा या इसी को घुमा देगा, कुछ और के साथ जोड़ देगा, जीडीपी के साथ कर देगा, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बटे पॉपुलेशन, जितना जनसंख्या है उसके साथ डिवाइड करके हम निकालते हैं, उसको हम लोग निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो और दूसरी बात आप समझ रहे हैं कि जीडीपी जीएनपी सब हम लोग क्यों जानना है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि आप एक देश का अगर जीडीपी प्लस में जा रहा है, बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसको देश का तरक्की बहुत ज्यादा हो रहा है। और यही अगर देखते हैं कि कम जा रहा है, अभी पैंडेमिक में तो हम लोग का माइनस में चला गया, ये बहुत ही गलत है, जो अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब होना शुरू हो गया है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या होता है। हम लोग आगे टारगेट है 5 ट्रिलियन में ले जाने का, लेकिन वो सपना दूर हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा है तो आगे भी हम लोग 5 ट्रिलियन का उससे भी ज्यादा लेके चलेंगे। एक सपना भी हम लोग होना चाहिए कि हम लोग ले जाना है। दूसरी बात आपका ऑनेस्टी भी होना चाहिए, जो हमारे नेताजी जो आ रहे हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बन रहे हैं, वो लोग का ध्यान रखना होगा। अगर सही से काम करेंगे जरूर हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया में हम लोग भी रहते हैं। हम लोग की सहयोग बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपना देश के लिए कुछ सोचेंगे जरूर कुछ होगा और आगे भी बढ़ेगा। चलिए इतना ही कहकर आपको इसको समाप्त कर रहा हूँ। आगे आप लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की मदद ले जाइए, ताकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को हम जो देंगे वो है बैंकिंग सिस्टम, हाउ टू डेवलप आवर बैंकिंग सिस्टम। बैंक का ही बहुत सारे कैसे निकला हुआ है और आगे भी निकलेगा, अगर एग्जाम में भी आपको काम आता है, आपको ये बहुत अच्छा से जानना होगा। धन्यवाद।